14 फरवरी 2019। एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल पाए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन उस तबाही के मलबे से एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे कि कैसे एक टूटे हुए फोन ने एक बिल्कुल ही ब्लाइंड केस को सुलझा कर रख दिया। चलिए उस दिन की सुबह पर वापस चलते हैं। 14 फरवरी की सुबह जम्मू के ट्रांजिट कैंप में काफी हलचल थी। पता है क्यों? क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे कई दिनों से बंद था और हजारों जवान वहीं फंसे हुए थे। जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हुआ, सुबह करीब 3:30 बजे 77 गाड़ियों का एक बहुत लंबा काफिला जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोपहर के लगभग 3 बजे काफिला पुलवामा के लेथपोरा इलाके में पहुंचता है और फिर ठीक 3:15 बजे एक सर्विस रोड से एक कार निकलकर सीधा हाईवे पर आती है और काफिले की एक बस से जा टकराती है। और उस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। इस कायराना हमले में हमने अपने 40 वीर जवानों को हमेशा के लिए खो दिया। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था और एक सवाल जो हर किसी की जुबान पर था कि आखिर इस हमले के पीछे है कौन है वो मास्टरमाइंड। तो अब जांच शुरू होती है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से। ये कोई आम टक्कर नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक लाल रंग की मारुति इको कार जिसमें 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक भरा था, उसने काफिले के बीच चल रही बस को निशाना बनाया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक गई और बस का तो नामो निशान मिट गया था। अब ये केस जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के पास, और उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था। मतलब हमलावर आदिल अहमद डार वो तो मौके पर ही मारा जा चुका था और जिस कार से हमला हुआ वो भी राख बन चुकी थी। तो शुरुआत कहां से करें? आप समझ रहे हैं? इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में सिर्फ और सिर्फ मलबा था, दूर दूर तक धुआं। सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं, जीरो। सवाल वही का वही था, आखिर शुरू करें तो करें कहां से? लेकिन NIA ने हार नहीं मानी। पूरे इलाके की इंच जमीन छान मारे गई और घंटों की बहुत ही बारीक तलाशी के बाद उनके हाथ लगा एक छोटा सा, इतना छोटा कि शायद नजर भी ना आए, धातु का एक टुकड़ा। और यही वो पहला सुराग था जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। और बस यहीं से शुरू होता है फॉरेंसिक साइंस का असली खेल। वो छोटा सा मेटल का टुकड़ा, जानते हैं क्या था? वो उस इको कार के शॉक एब्जॉर्बर का एक हिस्सा था। आग की वजह से उस पर लिखे नंबर लगभग मिट चुके थे, पर हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने किसी तरह उन धुंधले नंबरों को डिकोड कर लिया। ये इंजन और चैसी नंबर के टुकड़े थे। अब यहां से जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। उन आधे अधूरे नंबरों से NIA ने मारुति से संपर्क किया। कार की पहचान हो गई। फिर शुरू हुआ सबसे मुश्किल काम, कार के मालिकों को ढूंढना। पिछले 8 सालों में ये कार 7 बार बिकी थी। एक एक करके 7 मालिकों को ट्रैक किया गया और आखिर में ये पहेली जाकर रुकी सज्जाद भट्ट पर, वही शख्स जिसने हमले से ठीक 10 दिन पहले कार खरीदी थी। लेकिन एक और ट्विस्ट, जब तक टीम उसके घर पहुंची वो गायब हो चुका था। तो सज्जाद का गायब होना एक बड़ी लीड तो थी, लेकिन NIA जानती थी कि वो बस एक छोटी मछली है। असली मास्टरमाइंड वो तो अब भी आजाद घूम रहा था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक बिल्कुल अलग एनकाउंटर से, जिसने पूरा का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक मुठभेड़ में जैश के कुछ आतंकवादी मारे गए। उनके पास से मिला एक टूटा हुआ बिल्कुल चकनाचूर मोबाइल फोन। अब आमतौर पे इसे कबाड़ मान लिया जाता है ना, पर नहीं, इसे भेजा गया CRT-IN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के एक्सपर्ट्स के पास। और जब उन्होंने इसका डेटा रिकवर किया तो यकीन मानिए जांच करने वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि इस टूटे हुए फोन में पूरी साजिश का A to Z सब कुछ मौजूद था। और ये इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पता है वो फोन किसका था? वो था मास्टरमाइंड उमर फारूक का। उसे पाकिस्तान से साफ ऑर्डर मिले थे कि सारे सबूत मिटा दो, फोन तोड़ दो। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उमर को पुलवामा में एक लड़की से इश्क हो गया था और बस उसी से बात करने के लिए उसने वो फोन नहीं तोड़ा। और यही एक गलती उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती बन गई। उस एक फोन ने पूरी साजिश की एक एक परत ऐसे खोली जैसे प्याज के छिलके उतर रहे हों।
तो देखिए पूरी साजिश क्या थी। मास्टरमाइंड था उमर फारूक, जैश चीफ मसूद अजहर का अपना भतीजा। सुसाइड बॉम्ब बनाया गया एक लोकल लड़के आदिल अहमद डार को, उसका ब्रेन वॉश करके। पनाह दी इंशा जान और उसके पिता ने। और सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, बम बनाने का सामान जैसे अमोनियम नाइट्रेट वगैरह कहां से आया? कहीं से नहीं, अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये जो उमर फारूक था, ये कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं था। वो एक प्रॉपर आईडी एक्सपर्ट था। ट्रेनिंग मिली थी अल कायदा और तालिबान से अफगानिस्तान में। अप्रैल 2018 में वो आरडीएक्स लेकर इंडिया में घुसा था और यहां वो इद्रीस भाई के नाम से अपनी पहचान छुपाए हुए था। उसी ने आदिल अहमद डार जैसे लोकल लड़कों को फंसाया और इस हमले के लिए तैयार किया। तो अब साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। हर गुनाहगार का चेहरा सामने था। अब बारी थी भारत के जवाब की। और भारत ने जो जवाब दिया, उसकी उम्मीद शायद दुश्मनों ने सपने में भी नहीं की होगी। हमले के महज 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 इंडियन एयरफोर्स ने सरहद पार की और पाकिस्तान के बालाकोट में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग घाटी में छुपे थे उनका भी हिसाब हुआ। एक एक करके सबको उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। मास्टरमाइंड उमर फारूक मार्च 2019 में एक एनकाउंटर में ढेर। कार खरीदने वाला सज्जाद भट्ट, वो भी मारा गया। बम बनाने वाला इस्माइल अलवी, उसका भी यही हश्र हुआ। और बाकी जो बचे वो आज सलाखों के पीछे हैं। देखिए, पुलवामा का जख्म बहुत गहरा है और शायद हमेशा रहेगा, लेकिन इसने पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। हमारे 40 वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस हमले ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। एक क्लियर कट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और दुनिया को एक सीधा और साफ संदेश दे दिया कि ये नया भारत है। ये छेड़ता नहीं, पर अगर कोई छेड़े तो फिर छोड़ता भी नहीं है।